वेलकम टू शिक्षा। स्वागत है आपका ई शिक्षा के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट फ्रिक्शन। ठीक है कि क्या होती है फ्रिक्शन और कितने टाइप्स के हमारे फ्रिक्शन होते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स बी है और उसके ऊपर हमने एक और बॉक्स ए रखा हुआ है। ठीक है, अब सपोज हम करते हैं हमने बॉक्स ए पर एक फोर्स लगाई एफ, तो ये बॉक्स आगे की तरफ मूव करने लगेगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी है। और हमारे दिमाग में पॉइंट आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर एक फ्रिक्शन एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, जो कि मैंने स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया है और जो कि करेगा भी। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ मतलब समझते हैं। पहले सबसे पहले बता सकते हैं कि रिलेटिव मोशन का क्या मतलब है। ठीक है, उसके लिए हम समझते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि आप कौन से फ्रेम से देख रहे हो, यानी कि किस नज़रिए से आप देख रहे हो। इस मोशन को आप हो सकता है ग्राउंड से खड़े होकर देखो, बॉक्स ए का जो मोशन हो रहा है आगे की तरफ, हो सकता है आप ग्राउंड से देखो, तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो ग्राउंड होगा। और हम बोलेंगे कि मोशन ऑफ बॉक्स ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, क्योंकि आप ग्राउंड पे खड़े होकर इसका मोशन देख रहे हो। अलग अलग जगह से जब आप मोशन देखोगे, पहाड़ पे खड़े हो गए, नदी के अंदर थे, तो आपको बॉक्स ए का मोशन अलग अलग थोड़ा दिखेगा। अब हम बात करते हैं कि आप ये मोशन जो है वो बॉक्स बी पर बैठकर देख रहे हो। ठीक है, बॉक्स बी पर बैठकर आप इसका बॉक्स ए का मोशन देख रहे हो, यानी कि मोशन ऑफ बॉक्स ए विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स बी। ठीक है, बॉक्स बी के रिस्पेक्ट में, यानी कि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो बॉक्स बी है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सिंपल सा मतलब है कि आप जिस भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस देख रहे हो, आप समझ लो कि आप उसी जगह पर खड़े होकर वो मोशन देख रहे हो। अब आप बॉक्स बी पर आ गए हो, बॉक्स बी पर आप सपोज करो बैठ गए, तो आप बॉक्स बी के रेस्पेक्ट में बॉक्स ए का मोशन देख रहे हो। तो आपको बॉक्स ए आगे की तरफ जाता हुआ दिखेगा। सिंपल सी बात है ना। बॉक्स बी पर अगर आप खुद इमेजिन करो, आप बॉक्स ए आगे की तरफ मूव कर रहा है और आप बॉक्स बी पर जाकर बैठ जाओ, तो आपको बॉक्स ए आगे की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो जो रिलेटिव मोशन है बॉक्स ए का विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स बी, वो आगे की तरफ है ना। सिंपल, आप बॉक्स बी पर बैठकर मोशन देख रहे हो और आपको बॉक्स ए आगे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो रिलेटिव मोशन ऑफ बॉक्स ए जो है वो आगे की तरफ है विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स बी। तो यहाँ पर हम जब जो पढ़ेंगे डेफिनेशन फ्रिक्शन की, कि इट अपोजेस रिलेटिव मोशन, ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो रिलेटिव मोशन हो रहा है हमारा आगे की तरफ, तो अपोज करने के लिए फ्रिक्शन को लगना पड़ेगा पीछे की तरफ, जो कि फ्रिक्शन अब यहाँ पर लग भी रही है। दूसरा पॉइंट है इट एक्ट्स टेंजेंशियली अलोंग द कॉन्टैक्ट, यानी कि जहां पे कॉन्टैक्ट है वहां पर टेंजेंशियली एक्ट करेगा। तो डेफिनेटली बॉक्स ए बॉक्स बी का कॉन्टैक्ट यहां पर है और टेंजेंशियली मतलब ऐसे कुछ, और ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन की तरफ। रिलेटिव मोशन कुछ आगे की तरफ है, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ एक्ट करेगा। तो उम्मीद है यहाँ पर आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी फ्रिक्शन की क्या है। ठीक है, कि इट अपोजेस रिलेटिव मोशन एंड इट एक्ट्स टेंजेंशियली अलोंग द कॉन्टैक्ट। यहाँ पर ये देखने वाली बात है कॉन्टैक्ट, यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स है ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, जो कि टेंजेंशियली एक्ट करती है अलोंग द कॉन्टैक्ट। अब एक और फोर्स भी है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, या फिर नॉर्मल फोर्स, वो जो है वो परपेंडिकुलर एक्ट करती है ये अलोंग द कॉन्टैक्ट। ये तो एक्ट कर रही है टेंजेंशियली, ठीक है, अलोंग द कॉन्टैक्ट, और वो एक्ट करेगी परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट। सपोज करते हैं यहाँ पर हम एग्जांपल ले लें, एक बॉक्स है जो कि मोशन में है आगे की तरफ, तो फ्रिक्शन तो यहाँ पर ये सरफेस है, तो ये बॉक्स सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो यहाँ पर पीछे की तरफ ऐसे टेंजेंशियली एक्ट करेगा, क्योंकि मोशन रिलेटिव मोशन आगे की तरफ है। तो ये तो हो गया यहाँ पे। अब जो हमारे नॉर्मल रिएक्शन के फोर्स है वो भी एक कांटेक्ट फोर्स है, लेकिन वो एक्ट करती है परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट। तो कांटेक्ट यहाँ पे है और परपेंडिकुलर ऐसे है, यानी कि ये हो गई हमारी नॉर्मल फोर्स। तो ये बेसिकली हमारा जो सरफेस है, ये फोर्स, ये जो सरफेस है ये इस बॉक्स के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है परपेंडिकुलरली, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, और ये भी कांटेक्ट फोर्स है। तो ये दोनों जो फोर्स हैं फ्रिक्शन और नॉर्मल, ये कांटेक्ट फोर्स है। हमें दिख रहा है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। ठीक है, ये कांटेक्ट फोर्स है दोनों, नॉर्मल और फ्रिक्शन। अब उम्मीद है आपको फ्रिक्शन समझ में आ गया होगा, कांटेक्ट फोर्स समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की। ठीक है,
तो दो तरीके के फ्रिक्शन में देखने को मिलते हैं, एक है काइनेटिक, दूसरा स्टैटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन हमें कब देखने को मिलता है, जब हमें रिलेटिव मोशन दिखे होता हुआ कि रिलेटिव मोशन हो रहा है। स्टैटिक हमें दिखेगा जब हमें दिखे कि टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, यानी कि रिलेटिव मोशन होना चाह रहा है बट हो नहीं पा रहा। टेंडेंसी है मतलब चाह रहा है, टेंड कर रहा है कि रिलेटिव मोशन हो। दूसरा पॉइंट है कि काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा एक कांस्टेंट होता है। अब कांस्टेंट का मतलब क्या है वो हम समझेंगे थोड़ी देर में। जबकि स्टैटिक फ्रिक्शन वो वेरिएबल है, और वेरिएबल से ज़्यादा बेहतर वर्ड है सेल्फ एडजस्टिंग है, ठीक है, सेल्फ एडजस्टिंग। इसका मतलब भी हम समझते हैं। अगर हम बात करें काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू की, तो एफ के जो है हमारा उसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू न्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन, जिसकी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन। ये भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। यहाँ पर न्यू के जो है हमारा ये एक कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि स्टैटिक की क्या वैल्यू होगी। तो स्टैटिक की वैल्यू मैंने बताया सेल्फ एडजस्टिंग है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। इसकी वैल्यू लाई करेगी 0 से एफ लिमिटिंग तक, ठीक है। तो यहाँ पर एफ लिमिटिंग की वैल्यू डिफाइन होती है, ठीक है। जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है वो तो 0 से एफ लिमिटिंग तक हो सकता है, और जो एफ लिमिटिंग की वैल्यू है वो है न्यू एस इंटू एन। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम दिख रहा है ये एफ लिमिटिंग, ये एफ लिमिटिंग का फॉर्मूला है, ना कि स्टैटिक फ्रिक्शन का, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन वेरी करेगी 0 से एफ लिमिटिंग के बीच में, कोई भी इसकी वैल्यू इनके बीच में हो सकती है। वो क्या होगी वो हम थोड़ी देर में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है न्यू एस इंटू एन। यहाँ पर ये जो न्यू एस है ये है स्टैटिक, हाँ न्यू एस जो है ये हमारा ये भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर था न्यू के और यहाँ पर है न्यू एस, ये दो अलग अलग है, इनके बीच में केवल यही डिफरेंस हमें दिखेगा एफ लिमिटिंग और एफ के बीच में, ठीक है, कांस्टेंट का ही डिफरेंस है। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले तो समझते हैं कि एफ लिमिटिंग क्या है, ठीक है। एफ लिमिटिंग, तो एफ लिमिटिंग वो मैक्सिमम फ्रिक्शन है जो कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लग सकता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन है, ठीक है। तो अगर हमें रिलेटिव मोशन करवाना है तो हमें इस एफ लिमिटिंग से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। एक तरीके से ये एक बैरियर है, ठीक है। अगर आपने इस बैरियर को तोड़ दिया तो आपको एक ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि हाँ ठीक है अब आप रिलेटिव मोशन या मोशन कर सकते हो। तो ये मैक्सिमम फ्रिक्शन की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हैं कि एक मैक्सिमम फ्रिक्शन है, कि इससे ज़्यादा अगर आपने फोर्स लगा दी एफ लिमिटिंग से तो आपका बॉक्स मोशन में आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आपका बॉक्स मोशन में आना स्टार्ट हो जाएगा तब रोल आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन का, और तब जो फ्रिक्शन लगेगा उस केस में वो कांस्टेंट होगा, जब मोशन जब हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो वहाँ पर एक कांस्टेंट फ्रिक्शन लगेगा जिसको हम बोल रहे हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। अब यहाँ पर हम एक केस लेते हैं, केस 1, यहाँ पे एफ अप्लाइड जो है वो एफ लिमिटिंग से कम है, ठीक है। यानी कि अब सपोज कर लेते हैं कि एफ लिमिटिंग की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कोई कांस्टेंट था न्यू एफ, और कोई भी ऑब्जेक्ट था उसका हमने नॉर्मल रिएक्शन भी कैलकुलेट कर लिया जो कि बेसिक कैलकुलेशन है। तो हमारे पास एफ लिमिटिंग हम मान लेते हैं 10 न्यूटन, यानी कि ये मैक्सिमम फ्रिक्शन इस बॉक्स के ऊपर लग सकती है, इतना ये मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगी इस बॉक्स के ऊपर। अब हमने एफ लिमिटिंग एफ अप्लाइड सपोज करते हैं हमने लगाया 4 न्यूटन, यानी कि हमने इस पर 4 न्यूटन की फोर्स लगाई। तो क्या ये बॉक्स मोशन में आएगा? नहीं, ये बॉक्स मोशन में नहीं आएगा, क्योंकि अभी जो है हमारी एफ अप्लाइड एफ लिमिटिंग से कम है, ठीक। तो यहाँ पर अब हमसे कोई पूछे कि क्या होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा 4 न्यूटन के बराबर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। क्योंकि जब हमारा जो एफ स्टैटिक है वो एफ अप्लाइड के बराबर होगा तभी ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देंगी। हम फोर्स लगा रहे हैं आगे की तरफ 4 न्यूटन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। ऑल्दो ये मैक्सिमम जो है 10 न्यूटन की फ्रिक्शन लगा सकता है, बट ये 10 न्यूटन की फ्रिक्शन नहीं लगाएगा। ये कितनी फ्रिक्शन लगाएगा? उतनी जितनी ज़रूरत है। कितनी? 4 न्यूटन की इस केस में। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जो एफ स्टैटिक है वो 4 न्यूटन लगा देगा। अब सपोज करते हैं हमने अपनी जो एफ अप्लाइड है वो थोड़ी सी बढ़ा दी, हमने कर दी इसको 7 न्यूटन। इस केस में फिर से जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर लेगा, क्योंकि ये सेल्फ एडजस्टिंग है, फिर से एडजस्ट कर लेगा, और इस बार ये स्टैटिक कितना लगाएगा पीछे की तरफ? 7 न्यूटन। फिर से फोर्सेस बैलेंस हो गई और दोनों फोर्सेस दूसरे को कट कर दिया और मोशन हुआ ही नहीं, ठीक।
अब हमने सपोज इस पर फोर्स लगा दिया 11 न्यूटन का, जो कि हमारा आ गया केस 2, क्योंकि यहाँ पर F अप्लाइड F लिमिटिंग से ज़्यादा हो गई। हमने F अप्लाइड कर दिया 11 न्यूटन, जबकि F लिमिटिंग कितना है 10 न्यूटन। तो हमने मैक्सिमम फ्रिक्शन को ओवरकम कर दिया, ठीक है। अब ये बॉडी मोशन में आ जाएगी, ठीक है। और जैसे ही ये बॉडी अब मोशन में आने लगी, अब ये बॉडी तुम मूव करने लगी मज़े में, तो जैसे ही ये मूव करेगी अब हमें रिलेटिव मोशन दिखने लगा। जबकि यहाँ पर हम देख रहे थे कि ये बॉडी रेस्ट में थी और कोई रिलेटिव मोशन नहीं था, ऑल्दो हम फोर्स लगा रहे थे और चाह रहे थे कि रिलेटिव मोशन में आ जाए, बट कोई कोई मोशन एक्चुअली में हो नहीं रहा था। अब जैसे ही रिलेटिव मोशन होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन का रोल आ जाएगा। अब इस पर जो फ्रिक्शन लगेगी वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी, जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, ठीक है। वो आप कैलकुलेट कर सकते हो जब आपको इसका न्यू के दिया होगा, ठीक है। तो हमें पहचानना होगा कि कब हमें इस पर F काइनेटिक अप्लाई होगी और कब इस पर F स्टैटिक अप्लाइड होगी। अगर हमें दिख रहा है कि रिलेटिव मोशन हो रहा है तो यानी कि कहीं ना कहीं इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, और अगर हमें दिख रहा है कि ये बॉडी मोशन में नहीं है तो यानी कि इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, जो कि सेल्फ एडजस्टिंग है, जो कि एडजस्ट करेगी। आप कितनी फोर्स लगा रहे हो उसके हिसाब से, जितनी फोर्स आप लगाओगे वो अपोजिट डायरेक्शन में उतनी फोर्स लगा देगा, जिससे कि फोर्सेस बैलेंस हो जाए और मोशन फिर होगा नहीं आपका। तो उम्मीद है आपको ये F काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि तो मैं दोबारा कोशिश करूँगा कि इसको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। थैंक यू।